हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है केमिस्ट्री के इस लेक्चर में। और आज हम बात करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स की जो कि है सॉल्यूशन चैप्टर से और पिछले बोर्ड एग्जाम्स में आए हुए हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप प्लीज सभी क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा। पहला जो क्वेश्चन है वो मेरे पास आ रहा है कहां से, प्रेडिक्ट वन ऑफ फैक्टर, जो हमारा लास्ट टॉपिक था वहीं से क्वेश्चन आया है। 2019 सीबीएसई बोर्ड का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है, प्रेडिक्ट वन ऑफ फैक्टर when CH3COOH dissolved in water. Second case CH3COOH dissolved in benzene. सेकंड वाला केस में आपको पहले ही करवा चुका हूं क्लास में, तो फिर भी वापस देखेंगे। पहले क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं तो सबसे बड़ा सवाल ये आता है, क्या दो CH3COOH मतलब इथेनॉइक एसिड की बात की जाए तो वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो अलग तरह से बिहेव करेगा और बेंजीन में डिसॉल्व करेंगे तो अलग तरह से बिहेव करेगा। मैंने कहा ऑब्वियसली मेरे पास अगर बात की जाए तो CH3COOH जब वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो एज ए इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करता है, मतलब वीक इलेक्ट्रोलाइट की तरह, और जैसे ही वाटर में उसको डिसॉल्व करते हैं तो ये डिसोसिएट हो जाता है। किस तरह से कि आपका जैसे एक एसिटेट आयन, आपका जो CH3COO- आयन है वो अलग और H+ आयन अलग। समझ में आ रही बात? एसिड भी है, आप समझ सकते हैं इस चीज को। तो ऐसा है कि इस हिसाब से जब मैं इसके सॉल्यूशन की बात करूंगा तो पहले की अगर क्वेश्चन की बात की जाए CH3COOH when dissolved in water, है ना, it will gives you CH3COO- plus H+। ठीक है, T equal to 0 पे भाई साहब के नंबर ऑफ मोल्स 1, इनके 0, इनके भी 0। और किसी टाइम T पर अगर बात की जाए तो मैंने कहा ये अल्फा परसेंट डिसोसिएशन हो चुका है। कितना परसेंट डिसोसिएशन हो चुका है? अल्फा परसेंट डिसोसिएशन हो चुका है। मैं इतना एक्सप्लेन कर रहा हूं, आपको प्रेडिक्ट करना है, आपको ये बताना था कि यहां पर क्या आपके पास क्वांटम फैक्टर ग्रेटर देन 1 होगा या लेस देन 1 होगा। और हम ये बात कर चुके हैं कि भाई ऐसा डिसोसिएशन के दौरान नंबर ऑफ मोल्स बढ़ जाते हैं तो क्वांटम फैक्टर बढ़ जाता है, तो इट इज ग्रेटर देन 1। तो पहले वाले का आंसर तो आपको फिक्स है, I इज ग्रेटर देन 1। और जब मैं बेंजीन में डिसॉल्व करता हूं CH3COOH को तो होता है डाइमराइजेशन, और डाइमराइजेशन के कारण अगर बात की जाए तो नंबर ऑफ मोल्स कम हो जाते हैं, तो क्वांटम फैक्टर इज लेस देन 1। समझ में आ रही बात? तो इस हिसाब से देखा जाए तो क्या चीजें आपके पास चल रही है, तो ध्यान से देखें तो आपके पास आंसर ऑलरेडी अवेलेबल है। इट इज 1 मार्क क्वेश्चन, पर फिर भी हम समझते हैं किस तरह से चीजें ग्रेटर देन 1 हो रही है, क्वांटम फैक्टर की वैल्यू 1 से ज्यादा हो रही है और लेस देन 1 हो रही है। ठीक है, तो किसी टाइम T पर अगर बात की जाए CH3COOH अल्फा परसेंट डिसोसिएशन हो चुका है, तो मेरे पास सीधी सी बात ऐसा कितना बचा, तो मैंने कहा अल्फा परसेंट डिसोसिएट हो गया, रिमेनिंग इज मैंने कहा 1 माइनस अल्फा। समझ में आई बात? जितने फैक्टर से क्या होगा, डिसोसिएट होगा, उतने फैक्टर से आपस में आयंस बनेंगे, ये भी अल्फा और ये भी अल्फा। अब हम बात करते हैं क्वांटम फैक्टर की, तो उसका फार्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन। आफ्टर में मैंने कहा सर ये सारे नंबर ऑफ मोल्स हैं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा डिवाइडेड बाय बिफोर, मैंने कहा 1 प्लस 0 प्लस 0 इज 1। अच्छा, तो इस हिसाब से देखा जाए तो आपका पास आंसर आएगा 1 प्लस अल्फा व्हिच इज ग्रेटर देन 1। तो मेरा आंसर क्लियर है, सबको समझ में आ रही है बात? इजी सा कांसेप्ट है। ठीक है, कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट कोई कांसेप्ट मतलब ऐसा कितना टफ नहीं है कि आपको ज्यादा सोचना पड़े। समझ में आ रही बात? तो ग्रेटर देन 1 होगा। ठीक है, सेकंड चीज की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो मेरे पास यहां पर था वो तो मेरे पास ऐसा है कि CH3COOH इथेनॉइक एसिड डिसॉल्व्ड इन बेंजीन। जब आपके पास ऐसा है इथेनॉइक एसिड को बेंजीन में डिसॉल्व किया जाता है, इसका होता है डाइमराइजेशन, एंड 2 मोल्स ऑफ इथेनॉइक एसिड के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण वो 1 मोल की तरह क्या करते हैं, बिहेव करते हैं इस तरह से। तो here we can see there is association of 2 molecules, dimerization। T equal to 0 पे भाई साहब के नंबर ऑफ मोल्स 2 और इनके मेरे पास का 0। सही है। और अगर बात की जाए सर किसी टाइम T पर, तो मैंने कहा सर ऐसा है कि अगर आपका डिग्री ऑफ एसोसिएशन x के फैक्टर से है, तो मैंने कहा सर ऐसा है कि 1 मोल के लिए क्या है, x के फैक्टर से, तो 2 मोल्स के लिए हो जाएगा 2x। तो मैंने कहा सर ऐसा एसोसिएशन जो हुआ है वो हुआ है 2x, रिमेनिंग कितना है, मैंने कहा 2 माइनस 2x। जितने फैक्टर से एसोसिएशन इधर हुआ होगा उतने से ये फॉर्म हुआ होगा, तो ये मेरे पास आएगा x, क्योंकि यहां पर 1 मोल है। जब मैं बात करूंगा क्वांटम फैक्टर की तो वो मेरे पास होता है Na अपॉन
एन बी, तो एन है मेरे पास मतलब सर आफ्टर ये चीज, तो ये हो जाएगी 2 माइनस 2x प्लस x डिवाइडेड बाय 2। तो क्या ये मेरे पास 2 माइनस x अपॉन 2 होगा, जिसको हम बोल सकते हैं 1 माइनस x अपॉन 2। तो you can clearly see here it is 1 minus x upon 2, 1 से लेस आ रहा है, it is less than 1. Getting my point clear? समझ में आ रही बात? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। ये क्वेश्चन भी आपके पास ऐसा है कि वांट ऑफ फैक्टर के कॉन्सेप्ट के ऊपर आधारित है। हमने जब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को मॉडिफाई किया था, है ना, वांट ऑफ फैक्टर के कॉन्सेप्ट के बाद में, या फिर जब एसोसिएशन या डिसोसिएशन होता है, उस केस में आपके पास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के मॉडिफिकेशन के बाद क्या फॉर्मूला आते हैं, उस तरह का कुछ कॉन्सेप्ट यहां पर लगेगा। क्वेश्चन क्या कहता है, डिटरमाइन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 25 मिलीग्राम ऑफ K2SO4। दिस इज माय सॉल्यूट, कितना है 25 मिलीग्राम इन 2 लीटर ऑफ वाटर, दिस इज माय सॉल्वेंट एट 25 डिग्री सेल्सियस, assuming that it is completely dissociated। हमेशा ध्यान रखना कि किस क्वेश्चन में आपके पास वांट ऑफ फैक्टर का रोल आएगा या नहीं आएगा। पहली बात आपको बड़े आसानी से क्लियर होनी चाहिए कि एसोसिएशन कब कब होता है, किनका होता है, डिसोसिएशन क्या होता है। कुछ जनरल केस आपको हमेशा याद रखने चाहिए, जैसे कि आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो आपका जनरली आपके पास क्या होता है कि उनके नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर क्या करता है, एसोसिएशन शुरू करता है, जैसे कि इथेनोइक एसिड, इवन बेंजोइक एसिड। समझ में आ रही बात? और जब मैं बात करता हूँ, जब भी मेरे पास कोई भी पोलर कंपाउंड हो या फिर आयनिक कंपाउंड, NaCl, ZnCl2, ZnSO4, कुछ भी आपके पास K2SO4, है ना, तो इस तरह के अगर आपके पास आयनिक कंपाउंड हो तो वो वाटर में अगर आप डिसॉल्व करते हो तो डेफिनेटली वो क्या करेंगे, आपके पास ऐसा है डिसोसिएट होंगे, और डिसोसिएशन हो रहा है तो ऑब्वियसली वांट ऑफ फैक्टर तो आएगा, है ना। आप सीधी सी बात, ऐसा घबराना नहीं, आपको सिर्फ एक ही चीज तो एक्स्ट्रा निकाल ली है ना, और कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, फ्री में 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, कुछ स्पेशल नहीं है। आप अगर बात की जाए क्या फाइंड करना है, तो आप लोग से ऐसा कि मुझे पाई निकालना है, एंड पाई इक्वल टू होता था CRT, मैंने कहा बिल्कुल सही, पर यहां पर आपका डिसोसिएशन हो रहा है, दिस मींस ICl। क्वेश्चन आसान था, ये क्यों लगेगा, उसका लॉजिक ऐसा है, कंप्लीटली डिसोसिएटेड लिखा हुआ है, तो ये बोल रहा है क्वेश्चन में आपको डिसोसिएशन की कांसेप्ट को आपको यूज करना है, तो वाटर फैक्टर का कांसेप्ट आएगा। पर अगर यहां पर नहीं लिखा होता तो भी मुझे ये अपने हिसाब से लेना पड़ता। समझ में आ रही बात? अच्छा, अगर बात की जाए यहां पर तो सबसे इंपॉर्टेंट जो बन जाता है वो बन जाता है वाटर फैक्टर I, उसको निकाल लेते हैं, है ना। और कंप्लीटली डिसोसिएशन का मतलब ऐसा है कि अल्फा जो है वो मेरे पास 100% है। समझ में आ रही बात? अच्छा चलिए शुरू करते हैं। मेरे पास क्या है, मैंने कहा K2SO4, ठीक है, वाटर में डालने पर डिसोसिएट होगा, क्या देगा आपको, मैंने कहा सर K प्लस प्लस SO4 2 माइनस बैलेंसिंग पे 2 के प्लस है। समझ में आ रही बात? क्लियर सभी को? अच्छा मैंने कहा T इक्वल टू 0 पे भाई साहब के नंबर ऑफ मोल्स थे 1, इनके 0, इनके भी 0। किसी टाइम T पर ये आपके पास डिसोसिएट होंगे, कितने फैक्टर से, मैंने अल्फा के फैक्टर से। समझ में आ रही बात? तो मतलब क्या होगा, अगर मुझे लिखना चाहिए तो मुझे लिखना चाहिए 1 माइनस अल्फा, ठीक है। जितने फैक्टर से ये डिसोसिएट हुए होंगे उतने फैक्टर से ये बने होंगे, तो ये होगा आपका 2 अल्फा, 2 मोल्स के लिए 2 अल्फा, 1 मोल के लिए अल्फा, ये रिमेनिंग पोर्शन है। समझ में आ रही बात? अल्फा परसेंट डिसोसिएट हो गया, है ना, 1 में से अल्फा परसेंट गया, आपके पास तो कितना बचा, रिमेनिंग इज 1 माइनस अल्फा। यहां पर मेरे पास ऐसा 2, आपके पास 2 मोल्स बन रहे हैं, 1 मोल के लिए अल्फा के फैक्टर से बनेगा, तो 2 मोल्स के लिए 2 अल्फा के फैक्टर से, SO4 2 माइनस के लिए अल्फा ही आएगा। वाटर फैक्टर का फार्मूला Na अपॉन NB क्या हो जाएगा, मैंने कहा सर ऐसा है कि आफ्टर अपॉन बिफोर, मैंने कहा 1 प्लस अल्फा से माइनस अल्फा गया, वाटर फैक्टर जो मेरे पास आएगा वो आ जाएगा 1 प्लस 2 अल्फा, ठीक है। मेरे पास अल्फा कितना है, मेरा अल्फा 100% है, मेरे पास सिंस अल्फा 100% तो अल्फा की जगह कितना रखेंगे 1, 100% मतलब 100 by 100, तो यहां पर जब 1 रखा जाएगा तो वाटर फैक्टर जो मेरे पास आ जाएगा वो आ जाएगा 3, ठीक। 1 to the 2 plus 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब थोड़ा सोचने की बात आती है, यहां पर वाटर फैक्टर आ गया, मुझे निकालना है क्या, ऑस्मोटिक प्रेशर
ठीक है, चलें फिर हम फिर फटाफट। ठीक, तो बेसिकली सबसे पहले हम बात करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे। तो मुझे निकालना है पाई इज इक्वल टू आई सी आर टी। मैंने लिखा आई सी आर टी, आई की जगह आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन मतलब मेरा मतलब यहाँ पे मोलरिटी से, कितने, किससे? मोलरिटी से। किस तरह से मोलरिटी निकाली जा सकती है? मैंने कहा सर ऐसे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, क्या कॉन्सेप्ट लगेगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो मेरे पास ऐसा कि सी की अगर बात की जाए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का कांसेप्ट लगेगा। लीटर में ही दे रखा है आपके पास, तो 1000 का मल्टीप्लिकेशन लगाने की आवश्यकता नहीं है। नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला होता है आपके पास गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो मेरे पास ऐसा है कि ये तो हो गया नंबर ऑफ मोल्स की बात की जाए तो ये हो जाएगा गिवन मास 25 मिलीग्राम, मिलीग्राम है तो 10⁻³ आएगा। क्या आएगा? समझ में आई बात? और फिर हम बात करेंगे मास की, तो K2SO4 का मोलर मास कितना होता है? 174। कितना होता है? 174। आप कैलकुलेट कीजिएगा। पोटेशियम का एटॉमिक मास जो होता है वो होता है आपके पास 39, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 60। तो आप सॉल्व करेंगे तो आपको 174 आएगा। तो कंसंट्रेशन जो मेरे पास आ जाएगी वो आ जाएगी 25 × 10⁻³ डिवाइडेड बाय 174 × 2। वॉल्यूम मेरे पास 2 लीटर हो जाएगा। स्किप दैट, यहां पर बात करते हैं। तो मेरे पास आई की जगह मैंने रखा 3 इंटू कॉन्सेंट्रेशन की जगह आ जाएगा 25 × 10⁻³ डिवाइडेड बाय 174 × 2 × R। तो R की वैल्यू मेरे पास यूज होती है जो यहां मुझे दे रखा है, उसके हिसाब से मेरे पास यूज होना चाहिए 0.082 एंड टेंपरेचर जो मेरे पास है कितना है? टेंपरेचर के बारे में बात करते हैं। टेंपरेचर कितना है मेरे पास? ये रखा है कुछ 25 डिग्री सेल्सियस। केल्विन में चेंज करेंगे तो मेरे पास हो जाएगा 298 एंड वी हैव टू सॉल्व दिस। मुझे इसको सॉल्व करना है, ठीक है? कोई बड़ी बात इसके अंदर है ना? कर लेंगे मेरे हिसाब से, नहीं कर पाएंगे? इजी, ठीक है, कोशिश करें। चलिए, तो यहां पे मेरे पास क्या होगा? बेसिकली 2 से यहां जाएगा ऐसा कुछ, ठीक है, 149। और कुछ कर सकते हैं यहां पे आपका नीचे आपका 1000 आ जाएगा। ओके, अच्छा, 3 ऐसा कुछ। और कहीं पे कुछ हो रहा है? और 100, ठीक है, 2 से कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे पास जो बचता है वो बचता है 41 × 149 अपॉन 58 × 20। ठीक है? ठीक है, तो इसको हम क्या कर लेंगे? सॉल्व कर लेंगे। और 10⁻³ तो रह गया है ना, ये ऐसा। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास फाइनली जो आंसर आएगा वो आएगा 5.27 into 10⁻³ 18। समझ में आई बात? तो यहाँ पे बहुत ही आसान सा सवाल था, हल्की सा कैलकुलेशन थोड़ा सा टफ हो सकता है, नहीं इतना टफ है ना, तो आसान सवाल था, आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन क्या कहता है? लगभग सिमिलर सा क्वेश्चन है पिछले क्वेश्चन से, फिर भी बात कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है अ सॉल्यूशन 0.1 मोलर ऑफ molar solution of Na2SO4 is dissolved to the extent of 95%. What would be osmotic pressure at 27 degree Celsius? पहली बात, क्वेश्चन में क्या फाइंड करना? मैंने कहा ऑस्मोटिक प्रेशर। फॉर्मूला क्या होता है? पाई इक्वल टू CRT। ओके, क्या दे रखा है मुझे दे रखा सर ऐसा है Na2SO4 जो कि है सॉल्यूट। क्या है? मैंने कहा सर ऐसा वाटर में डिसॉल्व करते ही डिसोसिएट हो जाएगा, तो मैंने कहा 1 का फैक्टर तो आएगा, बिल्कुल सही। फिर सब निकालेंगे, कंसंट्रेशन दे रखी है, मैंने कहा ऑब्वियसली दिस इज माय कंसंट्रेशन C 0.1 m। समझाई बात? मोलरिटी दे रखी है, R की वैल्यू दे रखी है, टेंपरेचर दे रखा, सब कुछ दे रखा है भाई, सब कुछ दे रखा है। क्या करें? मैंने कहा I निकालो 1 का फैक्टर, तो मैंने क्या बोला सर? Na2SO4 है ना, K2SO4 जैसा ही होगा लगभग, तो 2Na+ हो जाएगा, यहां पर आएगा SO4 2-,
t इक्वल टू 0 पर ये है नंबर ऑफ मोल्स कितना हो गए 1, इनके कितने 0, इनके 0, ये 0 0 क्यों लिखते हैं तो पता है ना भाई रिएक्शन भी स्टार्ट नहीं हुई है, मेरे पास सिर्फ क्या है रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है ही नहीं। समझ में आ रही बात? ओके, तो किसी टाइम t पर अगर बात की जाए तो मैंने कहा सर ऐसा अल्फा के फैक्टर से डिसोसिएट हो गया सर, ये हो जाएगा 1 माइनस अल्फा, मैंने कहा ये 2 अल्फा और ये अल्फा। अब ऐसा कि आपको कहा गया 95% एक्सटेंट तक वो डिसॉल्व हुआ है, इसका मतलब अल्फा मेरे पास 95% दे रखा है साहब, ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा, तो मेरे पास वन फैक्टर का फॉर्मूला y इक्वल टू होता है आफ्टर अपॉन बिफोर, आफ्टर में नंबर ऑफ मोल्स 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा प्लस अल्फा डिवाइडेड बाय 1, तो वन का फैक्टर जो मेरे पास आएगा वो आ जाएगा 1 प्लस 2 अल्फा। अब सिंस अल्फा जो मेरे पास वो 95% है, जिसको हम लिख सकते हैं 0.95। ओके, तो यहां पर अगर बात की जाए i की, यहां पे लिख लेते हैं थोड़ा सा, तो मेरे पास ये था 1 प्लस 2 इंटू 0.95, जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2.90, है ना, आसान सा, क्योंकि 95 का डबल कितना होता है 190 है, तो 1.9 प्लस 1 तो 2.9, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं फॉर्मूले की, फॉर्मूले में रख दो, तो मेरे पास पाई जो आएगा वो आ जाएगा i c r t, i की जगह 2.90 मल्टीप्लाइड विद व्हाट इज कंसंट्रेशन, मैंने कहा 0.1, r की वैल्यू मेरे पास 0.0821, व्हाट इज टेंपरेचर, मेरा टेंपरेचर इज 27 डिग्री सेल्सियस, तो कितना 298 केल्विन, है ना, तो इसको हम क्या कर लेंगे सॉल्व कर लेंगे, तो बहुत ही आसान सी चीज है मेरे हिसाब से। तो आपका जो आंसर आना चाहिए मानना चाहिए 7.413 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। समझ में आ रही बात? समझ में आया? कोई दिक्कत इसमें? क्लियर चीज? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, ये 2018 में आया क्वेश्चन, अच्छा है ना, क्यों अच्छा है, क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। क्या दे रखा है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 1 mkcl, 1 मोलर सॉल्यूशन है KCl का इज नियरली डबल देन दैट ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ शुगर। तो शुगर सॉल्यूशन दे रखा है, कंसंट्रेशन है 1, और आपका जैसा KCl का सॉल्यूशन दे रखा है उसका भी सॉल्यूशन, उसका भी कंसंट्रेशन है 1, तो आपके पास फिर भी KCl की जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, एलिवेशन जो होता है वो डबल क्यों हो जाता है। अब एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट का जो कांसेप्ट जो होता है वो होता है डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू होता है केबीएन, और अगर ऐसा है कि सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो आप कह सकते हैं इट इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी व्हिच डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट। ओके, अच्छा, तो क्या होगा सीधी सी बात ऐसा है कि जब आप इनका सॉल्यूशन वाटर के साथ कंसीडर करेंगे तो ग्लूकोज तो शुगर सॉल्यूशन, पर ऐसे जब KCl को मैं देखता हूं या फिर मैं यहां पर अगर चेक करूं कि सपोज कि मेरे पास ऐसा है कि वाटर के लिए Kb की वैल्यू तो सेम ही रहती है, कंसंट्रेशन सेम है, तो मेरे पास ऐसा है कि दोनों का डेल्टा टीबी क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। पर यहां पर जो दूसरा फैक्टर जो मेरे पास आता है वो आता है कि KCl जो कि मेरे पास एक क्या है आयनिक कंपाउंड है, इलेक्ट्रोलाइटिक प्रॉपर्टी के कारण जब वाटर में डिसॉल्व किया जाएगा तो ये हो जाएगा डिसोसिएट, K+ अलग Cl- अलग, तो चूंकि आपके पास KCl डिसोसिएट हो जाता है K+ और Cl- के अंदर, तो यहां पर आपके पास एक और फैक्टर ऐड हो जाता है, वो है बॉन्ड ड्रॉप फैक्टर। अगर मैं बात करूं शुगर सॉल्यूशन के लिए, तो शुगर सॉल्यूशन के लिए अगर बात की जाए तो मेरे पास I जो आएगा वो कितना आएगा 1 आएगा, बट फॉर KCl I इक्वल टू कितना आता है 2। अगर आपको इसका जस्टिफिकेशन चाहिए तो वो भी मैं दे सकता हूं कि अगर ऐसा है कि जैसे कि अगर बात की जाए सिंपल सा, मैं यहां पर लिखता हूं KCl डिसोसिएट हुआ K+ Cl- T इक्वल टू 0 पे नंबर ऑफ मोल्स हिसाब के 1, इनके 0 इनके भी 0, और किसी टाइम T पर आपका डिसोसिएशन हुआ तो मैंने कहा 1 माइनस अल्फा, ये अल्फा और ये भी अल्फा, तो क्वांटम फैक्टर क्या हो जाएगा आफ्टर अपॉन बिफोर, कौन से नंबर ऑफ मोल्स है ना, तो नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन अपॉन नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन, क्या होगा, मैंने कहा 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा हो जाएगा, ये है आफ्टर वाले, है ना, बिफोर में 1 + 0 + 0,
तो 1 हो जाएगा, सब कुछ कट कटा के मेरे पास बचेगा 1 प्लस अल्फा। 1 प्लस अल्फा। मैंने कहा सर ऐसे अगर मेरे पास 100% हुआ होता डिसोसिएशन तो अल्फा की जगह मैं 1 पुट करता तो आई मेरे पास आता 2। इसीलिए मैंने कहा अगर केसीएल का 100% डिसोसिएशन होता है तो क्वांटा फैक्टर जो आता है वो आता है 2। क्योंकि क्वांटा फैक्टर इसका डबल है इसलिए एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट भी क्या आएगा, डबल आएगा। और इस तरह के सवाल खूब आते हैं, है ना, आ सकते हैं, जेई में भी आ चुका है, नीट में भी आ चुका है और बोर्ड में भी आ चुका है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखिएगा प्लीज। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, वापस वही क्वांटम फैक्टर के ऊपर आधारित है, कैलकुलेटिव प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है। कैलकुलेट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग 10.5 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम ब्रोमाइड सॉल्यूट MgBr2। कितना है, 10.5 ग्राम, 10.5 ग्राम इन 200 ग्राम वाटर। दिस मींस सॉल्वेंट है मेरे पास वाटर, assuming complete dissociation of MgBr2। ओके, मान लेंगे कंप्लीट डिसोसिएशन हुआ 100%। बाकी मोलर मास ऑफ केएफ फॉर वाटर कुछ पता ही है, 1.86 इनटू सॉरी के केल्विन केजी पर मोल है। अच्छा, सोचने वाली बात क्या फाइंड करना है, फ्रीजिंग पॉइंट। फार्मूला क्या लगेगा मेरा, डेल्टा टीएफ क्या होता है मैंने केएफ इनटू W2 इनटू 1000 डिवाइडेड बाय M2 इनटू W1। मैंने कहा ओके, और कुछ भी आता है, मैंने कहा आता है, किसको बोल रहे हैं हम सर, क्वांटम फैक्टर। तो आई तो आएगा ये चीज ध्यान रखना, क्वांटम फैक्टर। अब सोचने वाली बात क्या है सर, ऐसा क्या नहीं है मेरे पास और क्या है मेरे पास। मैंने कहा क्वांटम फैक्टर तो है नहीं सर, क्वांटम फैक्टर तो है ही नहीं और बाकी सब है, काम चला है ना। चलिए, तो क्वांटम फैक्टर निकालने के लिए वही कॉन्सेप्ट MgBr2 डिसोसिएट हुआ Mg2 प्लस 2Br माइनस, ओके, t इक्वल टू 0 पे नंबर ऑफ मोल्स 1 0 0। ओके, अच्छा, मैं t इक्वल टू किसी टाइम t पर डिसोसिएट हुआ है अल्फा परसेंट, रिमेनिंग इज 1 माइनस अल्फा। जितने फैक्टर से ये डिसोसिएट होगा उतने फैक्टर से ये बनेंगे, तो ये अल्फा और ये 2 अल्फा। 2 अल्फा क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स 2 है, Br माइनस है। ओके, तो बेसिकली जब मैं यहां पर बात करूंगा, ठीक है, तो मेरे पास क्वांटम फैक्टर का फॉर्मूला होता है Na/Nb। आफ्टर में जो मेरे पास आ रहा है वो मेरे पास आ रहा है 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा डिवाइडेड बाय 1। तो क्वांटम फैक्टर फॉर्मूला के वही आ रहा है 1 प्लस 2 अल्फा। जितने भी क्वेश्चन दिए आज पता नहीं यही आ रहा है ना, इसके ऊपर पुष्टि कर सकते हैं। अब क्वेश्चन है भाई 2018 का, है ना। अब आपको दे रखा है, क्या दे रखा है, मेरा सिंस अल्फा जो है वो आपका 100% है, दिस मींस अल्फा को आप रखेंगे, कितना रखेंगे, 1 रखेंगे, और 1 रखने पर क्वांटम फैक्टर जो मेरे पास आ जाएगा 3, है ना। आज शुरू से ही 3 ही आ रहा है। ओके, कोई बात नहीं, जो है भगवान का दिया सब कुछ है, सब कुछ गिवन है, क्वांटम फैक्टर निकाल लिया। अब क्या बचा है, बस डेल्टा टीएफ बचा है थोड़ा सा, है ना। तो डेल्टा टीएफ के फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। अच्छा, आई की जगह मैंने कहा 3, ओके, केएफ 1.86, मैंने कहा 1.86 इनटू W2 सॉल्यूट कितना है मेरे पास 10.5 ग्राम, ओके, नेक्स्ट 1000 डिवाइडेड बाय M2 into W1। M2 मोलर मास MgBr2 इट्स 184, वेरी क्लोज है। कुछ लोग तो क्या करते हैं यहाँ पे सीधा मतलब 184 186 1, है ना, वो कंपटीशन एग्जाम में, कंपटीटिव जेईई में वगैरह में आप यूज कर सकते हो अप्रोक्सीमेट आंसर के लिए, है ना। W1 की अगर बात की जाए तो व्हाट इज W1, इट इज 200। मजेदार, क्या करेंगे, मैंने कहा सर ये उड़ाओ, ये 5 हो जाएगा, ठीक है। और कुछ हो रहा है क्या, मैंने कहा सर अभी तो कोई चांस है नहीं, करना पड़ेगा जो भी डिवाइड वगैरह। बाकी आप कह रहे हो तो सर ऐसा यहाँ से पॉइंट उठाएंगे, ये तो हो चुका था ना, ये 10 आ जाएगा, 5 2 हो जाएगा, और 2 से अगर बात की जाए तो बिल पढ़ाएंगे, पॉइंट उठाएंगे तो मेरे पास आ जाएगा 100, तो 393 into 105 डिवाइडेड बाय 500%। काटना, तो जो भी तुमको अच्छा लगे कर दीजिएगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं।
लो भैया 21 कर लीजिए, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा 20, ठीक है, तो ये हो जाएगा 184 into 20, उसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास सॉल्व करने का डेल्टा टीएफ जो आएगा वो मेरे पास अप्रोक्सीमेटली 1.59 है। कितना आएगा? 1.59 है ना, ठीक। तो डेल्टा टीएफ आ रहा है मेरे पास। डेल्टा टीएफ का फॉर्मूला क्या होता है? हाँ, डिप्रेशन इन फिजिक पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है? क्या किसी को याद है? हाँ, नहीं, क्या था? डिप्रेशन हुआ है, कब हुआ है? तो भाई आपके पास प्योर सॉल्वेंट का ज्यादा था। ऐसा टीएफ माइनस क्या होता है? टीएफ नॉट माइनस टीएफ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1.59। 1.59। तो आपके पास ऐसा है कि टीएफ नॉट कितना होता है? कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। इसको हम क्या लिखेंगे? 273.15। तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा 273.15 माइनस टीएफ इज इक्वल टू 1.59। उसको फिर हम क्या कर लेंगे? सॉल्व कर लेंगे। तो कितना हो जाएगा? वैसे 273.15 में से 1.59 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 271.56 है ना। तो आंसर जो मेरे पास आ जाएगा वो आ जाएगा 271.56 केल्विन। ठीक है, ओके, काफी आज के लिए। डन 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 डन, ठीक।